फॉर दैट शरद। मयूरेश, आपने थोड़े कैलकुलेशंस अभी तक कर लिए होंगे। जो रेट हाइक ट्रैजेक्टरी इंडिया में शुरू हो गई है, कल 40 बेसिस, जून में भी 150 की उम्मीद है बाजार को, उससे एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉर्पोरेट्स के लिए कैसे ऊपर जाएगी? क्योंकि हो ना हो, लेकिन जो वैल्यूएशन मॉडल्स हैं लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट के, वो वैल्यूएशन मॉडल्स रीएडजस्ट होंगे या एटलीस्ट हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को धीरे धीरे कैलकुलेट करने लगेंगे, तो वैल्यूएशन पे कुछ दबाव आने की भी उम्मीद है ओवरऑल। मॉर्निंग अजय। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आज के इकोसिस्टम में ब्याज की दरें आई थिंक डायरेक्ट एमसीएलआर के साथ बाइंडेड या जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे रेट इंक्रीजेस होते हैं आई थिंक पास थ्रू इमीडिएटली हो जाता है, जैसे गवर्नर साहब ने भी और काफी बैंकर्स ने भी कल कहा है। तो जो कॉर्पोरेट जिनकी हायर लेवरेज है सिस्टम में, obviously I think because the rates will go up substantially from the coming month itself, और जो काफी इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि more rate hikes are around the corner in the next 6 months, so the average cost of borrowing is definitely going to go higher in the next 6 months. इसलिए I think जो second half में आप बैलेंस शीट पैक करना स्टार्ट कर दोगे फॉर हाईली लेवरेज कॉर्पोरेट्स, इंटरेस्ट आउटफ्लो माइट स्टार्ट बिकमिंग सिग्निफिकेंटली हायर, और अगले वर्ष में इफ दिस सस्टेन्स I think that leverage component will keep on climbing up, which eats into the profitability ultimately. तो highly leveraged companies obviously I think को थोड़ा मार झेलना पड़ेगा, क्योंकि in a situation where crimping of demand is being seen and at the same time I think ब्याज दरों के वजह से आपकी cash flows hit होंगे, profitability और earnings are going to take a hit. तो बिल्कुल आपके बात से सहमत हो जाए। I think जो highly leveraged companies हैं उनके जो आई थिंक फॉरवर्ड एस्टिमेट्स है उसमें थोड़ा आई थिंक प्रेशर आ सकता है कंसिडरिंग अर्निंग्स। और निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी या सेंसेक्स, आपका फ्रेश अर्निंग्स पर शेयर नंबर क्या है? क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं, कल की फॉल के बाद 19 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड के नीचे आ गया इंडेक्स। तो क्या आपने रिवर्क किए अपने इंडेक्स के अर्निंग पर शेयर या अभी नहीं? आपको लगता है कि ये 18-19 टाइम ब्रॉडली के आसपास ही ट्रेड होते रहेंगे? It should balance itself out realistically around that 17 to 19% kind of a band. यानी अभी भी I think एक 2 से 3% की एक downside risk because of global factors एक बिल्कुल possibility बनती है। But जैसे हम देखते हैं I think निफ्टी में जो 1/3 earnings हैं अजय are largely factored in or influenced by energy prices. इसलिए जो energy prices में आप दबाव देख रहे हैं, 1/3 of Nifty earnings are definitely going to get impacted. क्या 2/3 of Nifty earnings इसका मतलब होता है कि unscathed है? नहीं, unscathed नहीं है। I think earnings यानी energy के हिसाब से probably इनको impact नहीं आता है, but other input cost inflation definitely I think भारी पड़ सकते हैं। That can probably create some kind of a crimping up, जैसे मैंने कहा bottom line के ऊपर। तो ये 1/3 Nifty earnings जो energy से impact होते हैं, एक चीज इन टर्म्स ऑफ फ्यूल हाउ इट इज प्लेइंग आउट इन द नेक्स्ट 8 to 9 months फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, अगर हम एस्टिमेट करके बैठे हैं कि $100 के आसपास रहेगा, तो कहीं ना कहीं आई थिंक 10 से 15% की अर्निंग्स रेट बिल्कुल मुमकिन है। अगर वो होता है तो 1/3 ऑफ निफ्टी अर्निंग्स लॉजिकली फॉल्स बाय 10 to 15% प्योरली बाय दिस लॉजिक। रेट हाइक्स और लेवरेज की अगर हम बात करें, दैट कैन हैव अनदर इम्पैक्ट, और इसलिए आई थिंक जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक एक 3 से 4% का एक स्कोप बिल्कुल मुमकिन है, विच प्रोबेबली ट्रांसलेट्स कि एक 8 से 10% की अर्निंग्स हिट हो सकती है इफ अनदर 70-75 रेट हाइक्स आर टेकन इनटू अकाउंट, और क्रूड $100 के आसपास हम मान के चलते हैं। 10% की अर्निंग्स हिट की बात कर रहे हैं आप मयूरेश। मॉर्निंग कॉर्पोरेट लोन्स की तो बात की, एक बार आपका व्यू इंडिविजुअल लोन्स पर भी जाना चाहेंगे। होम लोन, ऑटो लोन, और स्पेशली अगर आप रूरल सेक्टर की बात करें, ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग है। ऐसे में टू व्हीलर सेगमेंट जो ऑलरेडी एक स्लो डाउन झेल रहा है, लोन्स महंगे होंगे तो ऑटो लोन्स भी महंगे होंगे। इससे किस तरह का इम्पैक्ट आप यहाँ देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। नहीं, एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि आई थिंक ये जो टू व्हीलर सेगमेंट होता है, और स्पेसिफिकली आई थिंक रूरल और सेमी अर्बन एरियाज का, ये बहुत प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट है, और इट्स नॉट जस्ट दी लोन कंपोनेंट गोइंग अप। आई थिंक ऑलरेडी जो 3 हिस्से ये सेगमेंट को स्लो डाउन की तरफ खींच रहे थे, एक आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है और काफी कंपनीज ने प्राइस इंक्रीजेस किए हैं, एक थोड़ा डिटर करते हैं, जो हम फेंस सिटर्स कहते हैं, ये थोड़ा आई थिंक देखते हैं कि प्राइसेस कब कम होंगी एंड देन वेन वी कैन प्रॉब्ली गेट इनटू दैट। दूसरा आई थिंक जो इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ी हैं, दैट आल्सो इम्प्लाइड कॉस्ट जो ओनरशिप होती है टू व्हीलर्स की,
दैट स्टार्ट्स गोइंग हायर। और जैसे पेट्रोल की कीमतें आज के तारीख में है, आई थिंक रनिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियसली आ रहा है। टू ऐड टू दैट, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक विद दीज इंटरेस्ट रेट्स गोइंग हायर, आई थिंक जो भी लेवरेज करके टू व्हीलर्स लेता है उसकी ओनरशिप कॉस्ट ऑलरेडी एंड द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स इज गोइंग टू बी हायर, वो और भी ऊपर जाती है। इसलिए जो फेंस सेटर्स होते हैं, जो प्रॉबेबली डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिफर करने की पूरी इच्छा हो सकती है, और इसलिए आई थिंक जो डिमांड और सेल्स होगी ये थोड़ी बैक एंडेड हो सकती है टिल दीज रेट्स कम डाउन। ऑलराइट, तो जो रेट हाइक का इम्पैक्ट है कैपेक्स के ऊपर, और उसके बारे में बात करना होगा। एक तरफ तो ये भी बात आ रही है कि बल्क ऑफ द कैपेक्स, इनफैक्ट मिस्टर कामत ने हमारी इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही बोला था कि इंडिया का जो कैपेक्स का फ्रेमवर्क है वो चेंज हो गया है। लार्जली अब कैपेक्स इंटरनल एक्रूवल्स से या तो फंड हो रहे हैं या इक्विटी इशुएंसेस से भी, और छोटे मोटे ब्रिज लोन और वर्किंग कैपिटल लोन्स के अलावा लोग बिग बल्की लोन्स लेना अवॉइड कर रहे हैं एज फार एज कॉर्पोरेट्स आर कंसर्न। तो अगर ये सच है सिस्टम में, तो ओवरऑल बहुत बड़ा डैम्पनिंग इम्पैक्ट कैपेक्स को शायद इस रेट हाइक का ना आए इस बार। ऐसा पॉसिबल है आपके हिसाब से? नहीं अजय, आई थिंक थोड़ा इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, क्योंकि होता क्या है कि आई थिंक जो गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट होती है वो भी थोड़ी ऊपर की तरफ सरक जाएगी, और जो गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है अपना पेमेंट और बोरोइंग शेड्यूल, उसमें थोड़ा आई थिंक इजाफा डेफिनेटली आएगा। तो गवर्नमेंट विल बी वेरी वेरी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ दीज ह्यूज कैपेक्स प्रोग्राम्स कि वो राइटफुल और प्रोडक्टिव केपेक्स में ही जाए, जहाँ पे आई थिंक टाइमलाइंस जो होती है प्रोग्राम्स की, आई थिंक एक सीमित दायरे में हो और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो। तो मुझे लगता है आई थिंक एक कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड वे में केपेक्स होगा, जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जैसे जरूरत है, वहाँ पे आई थिंक केपेक्स विल कंटिन्यू एट अ गुड पेस। प्राइवेट केपेक्स इसको कैसे सपोर्ट करेगा, आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी होगा। एंड प्राइवेट केपेक्स ऑल्सो शुड हैव अ वेरी वेरी कैलिब्रेटेड अप्रोच, क्योंकि जैसे आपने कहा, आई थिंक काफी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स अच्छी खासी लाइट हो चुकी है, डीलेवरेज अच्छा खासा हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक केपेक्स प्रोग्राम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। मार्जिनली आई थिंक कॉस्ट बढ़ेंगे, बट लार्जली आई थिंक इट शुड रिमेन इंटैक्ट। मयूरेश, आपने आईडीबीआई बैंक को स्टडी किया है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है। आई थिंक आई एम बेटर ऑफ अजय विद द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो एनबीएफसी कम्युनिटी है, बैंक से तो समझ में आता है उनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं कासा की, लेकिन एनबीएफसी कंपेयर्ड टू लार्ज कैप बैंक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए हैं। कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी लेटली चलने लगी थी, आईएफएल फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो लेटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इनके लिए जहां पे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफी ज्यादा होता है, बैंक के जैसा नहीं है कि 7-8% कॉस्ट ऑफ बोरिंग हुआ, 11 से 14% पे लैंड किया, ये लोग तो उठाते ही 11-12% पे। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कैसा बिहेव करेंगे इनके बिजनेस मॉडल्स? तो आपका बहुत वाजिब सवाल है जय। इट माइट कम अंडर प्रेशर फॉर अ सिलेक्ट फ्यू इन दिस ग्रुप। तो अगर आप एनबीएफसीज को 3 ब्रॉड बकेट्स में आई थिंक बाइफरकेट करें, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, रूरल फाइनेंसिंग कंपनीज एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो मुझे लगता है आई थिंक जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं इनका मॉडल काफी सेट होता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनकी कस्टमर बेस होते हैं, आई थिंक दे प्रॉबेबली कम बैक टू देम, और जितनी भी निम्स और स्प्रेड्स पे काम करते हैं उसमें ज्यादा दिक्कतें होती नहीं, बट बैंक्स आर गिविंग टफ कंपटीशन टू देम। तो कहीं ना कहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो अंडरलाइंग पॉइंट है कि जो बोरिंग करते हैं अल्टीमेटली आई थिंक बैंक्स का एक बहुत बड़ा सहारा होता है इनके बोरिंग मिक्स में। ऑलमोस्ट 50 to 60% डज कम फ्रॉम बैंक बोरिंग, 15-20% डिपेंडिंग ऑन दी एनबीएफसीज एनसीडी से आता है। कमर्शियल पेपर पे आई थिंक अच्छा खासा डिपेंडेंस कम हो चुका है, और फिर लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पे आई थिंक कुछ बेटर रेटेड एनबीएफसीज आई थिंक काम करते हैं। दूसरा आई थिंक जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज हैं, जैसे मॉर्गेज कंपनीज हुई, वहां पे आई थिंक रेट दरों की वजह से जो फेंस सिटर्स वापस है, जैसे निकुंज भी बता रहे थे, ये थोड़े आई थिंक निकल सकते हैं, और इसके लिए आई थिंक थोड़ी दिक्कतें हो सकती है एडवांसेस ग्रोथ में, एंड बोरोइंग आल्सो स्टार्ट गोइंग हायर। और रूरल फोकस के लिए जैसे हम पहले भी कह रहे थे, आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अगर रूरल में कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये कंपनीज को जो एग्रेसिव लेंडिंग होती है इस पे थोड़ा आई थिंक एक लगाम लगाना पड़ता है। सम एनबीएफसीज माइट गो ऑल आउट, बट वहां पे आई थिंक एनपीएस का खतरा होता है। तो मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल पॉइंट आपका वाजिब है। बोरिंग कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी फॉर ऑल दीज एनबीएफसीज। बेटर रेटेड एनबीएफसीज जो है एटलीस्ट कैन सर्वाइव if these tough times of rate increases and demand decrease comes through. But a large part of the NBFC universe might probably get affected by all these factors जो मैं कह रहा हूँ। हाइक की वजह से 2-3 हाइक और भी आने वाले हैं।
इससे रियल एस्टेट डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा क्या? क्योंकि 6.5% का जो होम लोन रेट है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है होम लोन की जो डिमांड है उसको बॉयंट रखने में। रिकॉर्ड वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट हर रियल एस्टेट कंपनी दिखा रही है। तो अब क्या वो अगर बढ़ने लगेंगी ईएमआईज तो डिमांड डिस्ट्रक्शन होता हुआ दिखता है आपको? मयूरेश? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो फेंस सिटर से जैसे हम वापस कह रहे थे, आई थिंक ये थोड़ा डिटर हो जाते हैं अजय, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जो रेट इंक्रीज है अगर 40 से 50 बिप्स होती है और जो टेनोर होता है 10, 15 या 20 साल का, तो हर एक टेनोर में रेट इंक्रीज होना लाजमी है एंड इट डिपेंड्स ऑन योर लोन साइज एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े फेंस सिटर्स डेफिनेटली डिटर हो जाते हैं। एंड एड टू दैट आई थिंक आज मैं सुबह आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आई थिंक काफी एसोसिएशंस ने अक्रॉस स्टेट्स आर फाइलिंग रिक्वेस्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो वापस कम की जाए, क्योंकि आई थिंक विद द इंक्रीज इन स्टैम्प ड्यूटी बैक टू नॉर्मलाइज लेवल, जैसे महाराष्ट्र में 5% वापस हो गई है, रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऑलरेडी आई थिंक टू रिड्यूस दैट टू 3 और 4%। इससे आई थिंक थोड़ी राहत मिल सकती है इन केस होम लोन EMI स्टार्ट गोइंग हायर with at least stamp duty and registration charges going down। तो बिल्कुल आई थिंक फेंस सेक्टर जो होते हैं अजय ये डेफिनेटली डिटर हो जाएंगे विद रेट इंक्रीजेस। राइट। एक तो रियल एस्टेट डिमांड हो गई, होम ये जो छोटा डिस्क्रिशनरी आइटम है जैसे कि टू व्हीलर्स है, टू व्हीलर्स पे आपको क्या दिखता है? क्योंकि एक तरफ तो टू व्हीलर्स की सेल हुई नहीं है लास्ट 3-4 साल से। 4000 वाला हीरो मोटो वही 2200-2300 पे अवेलेबल है अभी भी, और दूसरी तरफ ये कि अब EMI बढ़ रही है और एवरेज कॉस्ट ऑफ टू व्हीलर 8-9 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। आज 2500 के आसपास आ गया, हीरो मोटो 4% ऊपर है। आपको वहां पे इम्पैक्ट रिलेटिवली कम होता हुआ नजर आता है क्या मयूरेश? नहीं, ये बहुत इनफैक्ट अजय जैसे हमने पहले भी कहा शो में, आई थिंक ये बहुत सेंसिटिव सेगमेंट होता है स्पेसिफिकली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। तो जो आपने सारी पॉइंट्स कहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप कॉस्ट गोइंग हायर, इंश्योरेंस के कॉस्ट हायर है, ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेट्रोल की कीमतों की वजह से, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटर कर रही है। और जो लेवरेज लेके आई थिंक ये व्हीकल्स लेते हैं उनके लिए EMI भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू देयर मंथली बजट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डिटर हो जाता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है आई थिंक कि डिफर्ड परचेसेस हो जाएंगी फॉर ऑल दीज टू व्हीलर्स। पहले वो देखेंगे कि आई थिंक घर का हो, बेसिक नेसेसिटीज हो, एंड देन वी प्रॉब्ली लुक एट टू व्हीलर परचेसेस आउट ऑफ द डिस्क्रिशनरी इनकम दैट वी प्रॉब्ली से। एट द सेम टाइम आई थिंक कंपनी जो कह रही है कि सेमीकंडक्टर इश्यूज मोर और लेस आई थिंक रिजॉल्व हो जाएंगे अगले कुछ महीनों में, एंड इफ इनपुट कॉस्ट स्टार्ट क्लाइंग बैक सेकंड हाफ से आई थिंक थोड़ी रिस्पाइट वहां पे आएगी। बट मुझे लगता है डेफिनेटली आई थिंक फर्स्ट हाफ थोड़ा पेनफुल रहेगा इवन फॉर टू व्हीलर्स।